हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन। हो गया, नोट कर लिए। तो अब इसमें देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये योक। तो योक जो है ये क्या होता है, इसका आउटर फ्रेम। जो इसका आउटर फ्रेम है, इस आउटर फ्रेम को क्या कहते हैं, योक। तो ये जो योक है ये किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो ये बनाते हैं हाई परमेबिलिटी मटेरियल, और वो क्या होता है, कास्ट आयरन। ठीक है, तो योक जो है वो किसका बनाते हैं, हाई परमेबिलिटी मटेरियल कास्ट आयरन का बनाते हैं। तो हाई परमेबिलिटी मटेरियल का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एन पोल होता है और ये एस पोल है, एन पोल से एस पोल में क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उस फ्लक्स को रिटर्न पाथ चाहिए होगा, तो वो रिटर्न पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, योक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो योक है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस, परमेबिलिटी हाई होने से रिलक्टेंस क्या होता है, लो होता है। याद आ रहा है ना, पढ़ चुके हो सब कि यदि किसी मटेरियल की परमेबिलिटी हाई होगी तो उसका रिलक्टेंस क्या होगा। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को के फ्लो को अलाउ करती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को अलाउ करती है उसको क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी, और जो अपोज करती है उसको रिलक्टेंस। तो अलाउ करने वाला यदि ज्यादा है तो अपोज करने वाला क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हाई परमेबिलिटी मतलब होता है लो रिलक्टेंस। तो ये योक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को हाई परमेबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस का पाथ क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अपने पाथ को कंप्लीट करती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या फंक्शन करता है योक, तो मशीन को क्या करेगा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और जो पोल शूज है और पोल कोर है, ये क्या है, पोल कोर है, इस पोल कोर को स्क्रू बोल्ट की हेल्प से क्या करता है, होल्ड करके रखता है, यानी उसको पकड़ कर रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हेडिंग डालिए योक। उसमें लिखिए योक में यह हाई परमेबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस, यह हाई परमेबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस मटेरियल कास्ट आयरन का बनाते हैं। नेक्स्ट के योक मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस, योक मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है, लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट के मशीन को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड पोल कोर को स्क्रू बोल्ट, पोल कोर को स्क्रू बोल्ट की हेल्प से होल्ड करता है, पोल कोर को स्क्रू बोल्ट की हेल्प से होल्ड करता है, होल्ड करता है ना, उसको पकड़ कर रखता है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ऐसा चौकोन सा भाग, इसको क्या बोलते हैं, पोल कोर, और उसके नीचे में जो ये कर्व जैसा पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, पोल शूज। ठीक है, तो जो पोल कोर होती है वो पोल कोर इस प्रकार से रहेगी यहाँ पे ये। ठीक है, इस प्रकार से पोल कोर है, इसके बीच में क्या करेंगे, होल, होल करके क्या करेंगे, डाई से इसके अंदर में थ्रेड्स बना देंगे, और स्क्रू बोल्ट के द्वारा उसको क्या करेगा, वो होल्ड करके रखेगा। अब इसका क्या ले लेंगे आप, लंबाई चौड़ाई, और इसी के साइज का क्या करेंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा बना लेंगे, उसको वाइंडिंग मशीन में लगाएंगे, और उसके ऊपर में क्या करेंगे, फील्ड कॉइल को वाउंड करेंगे। ठीक है,
फिर उससे बाहर निकालेंगे लकड़ी के टुकड़े से और उस कॉइल को डायरेक्ट इसमें फिट कर देंगे। तो उस प्रकार की कॉइल को क्या बोलते हैं? फॉर्मर वाउंड कॉइल। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? लकड़ी का जो टुकड़ा बनाया है उसको क्या बोलेंगे? फर्मा बोलेंगे। ठीक है, इसी के शेप का, इसी के आकार का क्या बनाया हो? लकड़ी का टुकड़ा, उसके ऊपर कॉइल को लपेटे हो तो उस लकड़ी के टुकड़े को क्या बोलेंगे? फर्मा बोलेंगे। और उस फर्मे के ऊपर में हमने फील्ड कॉइल को बनाया तो उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मर वाउंड कॉइल। और उस कॉइल को लकड़ी के टुकड़े से निकालकर इसके ऊपर में लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग मशीन में हम इसको नहीं लगा सकते हैं। वाइंडिंग मशीन में लगाने के लिए फर्मा बनाया जाता है, फर्मे को वाइंडिंग मशीन में लगाते हैं, फिर उसके ऊपर कॉइल को वाउंड करके कॉइल को निकाल के फिर इसमें फिट किया जाता है। आई बात समझ में? तो इसमें हम क्या करते हैं? फील्ड कॉइल लगाते हैं। अब किसी भी मशीन में जो कॉइल बनाएंगे वो किस मटेरियल के बनाएंगे? कॉपर। ठीक है, तो कॉइल जो है कॉपर की बनाते हैं, एल्यूमिनियम की क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो ज्यादा स्पेस घेरेगा, उसकी करंट डेंसिटी क्या होती है कॉपर की तुलना में? कम। तो सेम वैल्यू करंट के लिए एल्यूमिनियम का साइज क्या लेना पड़ेगा आपको? ग्रेटर लेना पड़ेगा। तो उसको रखने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, तो मशीन का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस पे फॉर्मर वाउंड कॉइल को वाउंड करेंगे और जो इसके ऊपर में हम फॉर्मर वाउंड कॉइल को वाउंड करेंगे। ठीक है, कॉइल वाउंड कर दिए, इस कॉइल के 2 टर्मिनल्स आए। अब इसको क्या देंगे हम यहाँ पे? डीसी वोल्टेज। तो इसमें क्या फ्लो होगी? डीसी करंट। तो उस करंट को क्या बोलेंगे हम? क्या दे रहे हैं इसको? डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको हम डीसी एक्साइटेशन देंगे यानी कि इस फील्ड कॉइल से क्या फ्लो होगी? डीसी करंट, फील्ड करंट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इसको क्या दे रहे हैं यहाँ पे? डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं। तो जब इसको डीसी एक्साइटेशन देंगे तो ये क्या करेगा? यहाँ पे मैग्नेटाइज होगा, और मैग्नेटाइज होगा तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इतने एरिया में ही आएगी, इतने एरिया में आएगी। तो हम देखेंगे कि आर्मेचर में और एयर गैप में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो बंचेस के फॉर्म में वो स्मॉल सेक्शन में ही क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इस फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया को इंक्रीज करना है। तो इस फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया को कैसे इंक्रीज करेंगे? तो इसके एरिया को इंक्रीज करने के लिए ही क्या करते हैं? यहाँ पे पोल शूज का यूज करते हैं। तो ये जो पोल शूज है इसको पोल कोर के नीचे में यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो इस प्रकार से इतने एरिया में क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए पोल शूज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो ये दोनों हैं पोल कोर एंड पोल शूज, ये किसकी बनाई जाती हैं? तो ये कास्ट स्टील की बनाते हैं। कास्ट स्टील जो होता है, ठीक है, इसकी परमिएबिलिटी कास्ट आयरन से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो कास्ट आयरन की तुलना में इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कास्ट स्टील का इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे पोल कोर को हम लेमिनेट नहीं करते हैं। लेमिनेशन हम क्यों यूज करते हैं बताओ? तो लेमिनेशन क्यों यूज करते हैं? तो पोल कोर को लेमिनेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है पोल कोर में क्या नहीं होता है? एडी करंट लॉस नहीं होता है। लेकिन पोल शूज को हम क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। और इसके लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है वो लगभग 1 mm कितनी होती है? 1 mm होती है। तो क्यों इसको हम लेमिनेट कर रहे हैं? इसको तो डीसी सप्लाई दे रहे हैं। इसको कौन सप्लाई दे रहे हैं? डीसी। तो हम तो पढ़े थे एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस कब होता है? अल्टरनेटिंग सप्लाई में, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर किसी कोर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उस समय उसमें होता है। तो यहाँ पे इसमें तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर इसको हम लेमिनेट क्यों करते हैं? तो क्या होता है कि यहाँ पे आर्मेचर में क्या फ्लो होती है? करंट। अब यदि करंट हम देखेंगे कि लोड यदि यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा, करे घटेगा। तो ये आर्मेचर की करंट क्या सेटअप करती है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में क्या करेगा? लिंकेजेस करेगा। इसमें क्या हो जाएगी? एडी करंट इंड्यूस्ड होगी, फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, एडी करंट सर्कुलेट होगी। तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे पल्सेशन लॉस। ठीक है, या तो पल्सेशन लॉस लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा? एडी करंट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे पल्सेशन लॉस या एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं? लेमिनेशंस का। सिर्फ किसमें? पोल शूज में। पोल
कोर दूर में रहती है, शूज आर्मेचर के नियर होती है, वाइंडिंग के नियर होती है, ठीक है, इसलिए उसको लैमिनेट करते हैं। तो उसमें हेडिंग डालिए पोल कोर एंड पोल शूज, पोल कोर एंड पोल शूज। उसमें लिखिए ये दोनों कास्ट स्टील की बनाई जाती हैं, ये दोनों कास्ट स्टील की बनाई जाती हैं। पोल कोर लैमिनेटेड नहीं होती है, पोल शूज पोल शूज को लैमिनेट करते हैं। इसके लैमिनेशन की थिकनेस 1 mm होती है। पल्सेशन या एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, पल्सेशन या एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए पोल शूज को लैमिनेट करते हैं, पोल शूज को लैमिनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट किए पोल शूज पर फॉर्मर वाउंड, पोल शूज पर फॉर्मर वाउंड फिल्ड कॉइल लगाकर उसे डीसी एक्साइटेशन देते हैं। पोल कोर पर फॉर्मर वाउंड फिल्ड कॉइल लगाकर उसे डीसी एक्साइटेशन देते हैं। इससे यह मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे यह मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड करती है। एयर गैप में इसकी फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म एंड स्मॉल एरिया में होता है, नॉन यूनिफॉर्म एंड स्मॉल एरिया में होता है। नेक्स्ट की एयर गैप में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एयर गैप में फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म करने एंड एरिया को इंक्रीज करने, एंड एरिया को इंक्रीज करने के लिए पोल शूज
का यूज करते हैं, पूल शूज का यूज करते हैं। ठीक है, पूल शूज का यूज करते हैं। अब जो ये बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हो? एयर गैप। तो जो एयर गैप होता है, ये एयर गैप डीसी मशीनों में कितना होता है? तो यदि हम देखें कि जो ये एयर गैप है, ये डीसी मशीन में कितना होता है, तो 1 mm टू 6 mm होता है। ठीक है, तो डीसी मशीन्स में एयर गैप एसी मशीन की तुलना में ज्यादा होता है। एसी मशीन में एयर गैप कितना होता है, तो वो 0.3 mm से लेकर के 1.5 mm तक होता है। ठीक है, तो एसी मशीन में वेरी लिटिल, वेरी स्मॉल एयर गैप, सिर्फ इतना होना चाहिए कि दोनों स्टेटर और रोटर एक दूसरे से टकराए ना, रोटर फ्रीली मूव कर सके। तो मिनिमम से मिनिमम जितना एयर गैप रख सकते हैं वो एसी मशीन में रखते हैं, बट डीसी मशीन में एयर गैप क्या रखते हैं? ज्यादा रखते हैं। ठीक है, कारण क्या होता है दोनों में? यहाँ पे पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसमें? एसी मशीन में। डीसी में पावर फैक्टर होता ही नहीं है, तो इसलिए हम एयर गैप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, यदि हम एयर गैप इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? तो एयर गैप इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे एयर बढ़ जाएगी, और एयर का रिलक्टेंस क्या होता है? हाई, है ना। आयरन का क्या होता है? लो। एयर का क्या होता है? हाई। यदि यहाँ पे आयरन होता तो लो रिलक्टेंस मिलता, एयर है तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। तो रिलक्टेंस इंक्रीज होने से क्या होता है? यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी, है ना। यहाँ से जो पोल से फ्लक्स हो रही है आर्मेचर की तरफ आ रही है, तो वो फ्लक्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिलक्टेंस क्या करता है? फ्लक्स को डिक्रीज करता है, तो फ्लक्स कम हो जाएगी। तो सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा एमएमएफ देना पड़ेगा, ज्यादा एमएमएफ देना पड़ेगा, यानी कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? उसको क्या बोले थे? एमएफ बोले थे, नेटोमोटिव फोर्स बोले थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसको ज्यादा एमएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एयर गैप इंक्रीज होने से क्या प्रॉब्लम आएगी आपको? एमएमएफ जो है वो ज्यादा अप्लाई करेगा, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वहां पे डिक्रीज हो जाएगा, मशीन का साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिफिकल्टीज आपको वहां पे आएगी यदि एयर गैप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एयर गैप ज्यादा रखने से कुछ फायदा भी हो रहा होगा, तब तो एयर गैप ज्यादा रखे हैं। तो क्या फायदा होगा कि यहाँ पे जो एयर गैप में फ्लक्स डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, तो जो फ्लक्स डिस्टॉर्शन है वो फ्लक्स डिस्टॉर्शन क्या होगा? वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एयर गैप में जो फ्लक्स का डिस्टॉर्शन होता है वो फ्लक्स डिस्टॉर्शन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, मशीन की जो साउंड होती है, आवाज होती है, मशीन रोटेट करती है तो क्या करेगी? साउंड करेगी, वो साउंड क्या होगा? वहां पे रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके अगेंस्ट में अपने को बेनिफिट मिलता है। आई बात समझ में? तो उसमें एयर गैप में नोट करिए, एयर गैप में लिखिए डीसी मशीन में एयर गैप ग्रेटर 1 mm टू 6 mm होता है। डीसी मशीन्स में एयर गैप ग्रेटर 1 mm टू 6 mm होता है, जबकि एसी मशीन्स में स्मॉल 0.3 mm, जबकि एसी मशीन्स में स्मॉल 0.3 mm टू 1.5 mm होता है। नेक्स्ट की एयर गैप इंक्रीज होने पर फ्लक्स डिक्रीज होती है, एमएमएफ इंक्रीज करना पड़ता है,
मशीन का साइज इंक्रीज होता है, लेकिन एयर गैप में फ्लक्स डिस्टॉर्शन, एयर गैप में फ्लक्स डिस्टॉर्शन डिक्रीज होता है। मशीन का साउंड रिड्यूस्ड होता है, मशीन का साउंड रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो बीच का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर। तो ये सभी क्या है यहाँ पे, आर्मेचर कंडक्टर है। ठीक है, अभी जो आर्मेचर कंडक्टर होते हैं ये कहाँ पे रखे होते हैं, आर्मेचर कोर में। और ये जो दिख रहा है आपको क्रॉस, ये क्या है, माइका है। और ये सब क्या है यहाँ पे, कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पे अलग से ड्रॉ करते हैं। तो उसमें हेडिंग डालिए आर्मेचर। तो ये देखें कि आर्मेचर की कोर जो है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। तो ये आर्मेचर की कोर है। तो ये आर्मेचर कोर किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन की बनाई जाती है। क्योंकि आर्मेचर क्या कर रहा है यहाँ पे, आर्मेचर जो है अल्टरनेट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमने पढ़ा था जब भी आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो उसमें क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस भी होगा और एडी करंट लॉस भी होगा। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील, और एडी करंट लॉस के लिए लैमिनेटेड। तो दोनों ही लॉस होंगे आर्मेचर कोर में। ठीक है, एडी करंट लॉस भी होगा और हिस्टेरिसिस लॉस भी होगा। तो इसलिए आर्मेचर कोर जो है ये किसकी बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर होती है। ठीक है, तो लैमिनेटेड कोर ऑफ सिलिकॉन स्टील की ये कोर यहाँ पे बनाई जाती है। तो आयरन की कोर क्यों बनाते हैं, है ना, दूसरे मेटल की क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे आएगी, अपने लूप को, अपने पाथ को कंप्लीट करेगी। तो यदि आयरन की कोर यूज करेंगे उसका रिलक्टेंस क्या होगा, लो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, इजी पाथ को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो आर्मेचर की कोर जो है आयरन की बनाने का दूसरा रीजन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, वो लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करेगी। अब ये जो आर्मेचर कोर होती है इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से स्लॉट्स बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्लॉट्स। तो ये जो स्लॉट्स हैं ये थोड़े कैसे दिख रहे हैं आपको, तिरछे स्लॉट्स दिख रहे हैं। तो इन तिरछे स्लॉट्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू स्लॉट्स। ठीक है, तो आर्मेचर में कैसे स्लॉट्स बनाए जाते हैं, स्क्यू स्लॉट्स बनाए जाते हैं। तो स्क्यू स्लॉट्स क्यों बनाते हैं, तो मेन रीजन होता है वाइब्रेशन को रिड्यूस करना। तो वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए स्क्यू स्लॉट्स ये बनाए जाते हैं। तो ये जो है ये टीथ ऑफ क्या है, स्लॉट्स, ये इसकी टीथ है, दांतें हैं ये इसकी। ठीक है, जैसे अपन देखेंगे कि स्लॉट्स कैसे होगा, तो इस प्रकार से इसे बनाते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से इसके सराउंडिंग्स में ऐसा रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका प्रोजेक्टेड पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, टीथ, ये टीथ होती है। और ये जो डीपर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्लॉट्स। तो इन स्लॉट्स में क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर को रखते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पे इसी के साथ में, आर्मेचर के साथ में किसको लगाया जाता है, कम्यूटेटर को। तो ये इसके साथ में इनबिल्ट होगा कम्यूटेटर। अब इस कम्यूटेटर को भी कई टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था स्प्लिट रिंग, तो उस स्प्लिट रिंग को क्या किया था, केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेकिन यदि यहाँ पे इसको नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, है ना, बहुत सारे सेक्शन ऐसे बना देंगे इस तरह से, यहाँ पे ऐसा, ये सब माइका है, तो ऐसे नंबर ऑफ सेक्शंस क्या करेंगे, इसमें बना देंगे। तो इसमें ये नंबर ऑफ क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो कम्यूटेटर होता है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, कई सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे।
और माइका के द्वारा क्या करेंगे, इंसुलेट। तो ये क्या है यहाँ पे, माइका है। तो माइका के द्वारा इसको यहाँ पे इंसुलेट किया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये शाफ्ट, तो ये इसका शाफ्ट होगा। तो शाफ्ट में यहाँ पे क्या लगाते हैं, इस प्रकार से ग्रूव कटा हुआ होता है, ठीक है। और उसमें क्या लगाते हैं, की लॉक, यहाँ पे की लॉक होता है कि आर्मेचर की कोर को शाफ्ट में ऐसा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में ये तो ब्लॉक हो जाएगा, इधर नहीं जा सकती है, लेकिन रोटेट करते हुए इधर निकल सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, की लॉक लगाएंगे, जिससे आर्मेचर की कोर अपनी पोजीशन पे क्या रहेगी, वहां पे फिक्स रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अपनी आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, हमने जो ये स्लॉट्स बनाए हुए हैं, इनमें क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर को रखेंगे। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के क्या होते हैं, यहाँ पे ये कंडक्टर हैं। तो इन आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर को यहाँ पे रखेंगे। तो आर्मेचर वाइंडिंग कैसी होती है, क्लोज सर्किट वाइंडिंग होती है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे बाद में। तो आर्मेचर वाइंडिंग कैसी होती है, क्लोज सर्किट। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर होंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, इस कम्यूटेटर के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कम्यूटेटर के साथ में इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कॉपर लग्स होते हैं। लग्स आप लोग जानते होंगे या देखे होंगे कई बार। तो यहाँ पे कॉपर के क्या होते हैं, लग्स होते हैं। कॉपर के लग्स का यूज करते हैं, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे, जिससे कि लूज कांटेक्ट बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। तो कॉपर लग्स और सोल्डरिंग की हेल्प से, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर को कम्यूटेटर में कहां पे कनेक्ट करते हैं, तो कम्यूटेटर में एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं तो राइजर पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके क्या कर देंगे, उसको सोल्डरिंग करेंगे, जिससे बिल्कुल भी लूज कांटेक्ट उसमें होना नहीं चाहिए। अब आर्मेचर को क्या देते हैं, मैकेनिकल पावर। आर्मेचर को मैकेनिकल पावर देंगे, आर्मेचर रोटेट करेगा। तो इसके कंडक्टर किसको कट करेंगे, मेन पोल की फ्लक्स को। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, कम्यूटेटर सेगमेंट से कौन कलेक्ट करेगा उसको, कार्बन ब्रश, और आउटर सर्किट में लोड को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसको ड्रॉ कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसमें लिखिए आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील, आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील के लैमिनेशन की बनाई जाती है। आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील के लैमिनेशन की बनाई जाती है। नेक्स्ट की इसमें वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, इसमें वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए स्क्यू स्लॉट्स, स्क्यू स्लॉट्स, स्क्यू स्लॉट्स बनाते हैं। इनमें आर्मेचर कंडक्टर्स को प्लेस करके या वाउंड करके, आर्मेचर कंडक्टर्स को प्लेस करके कॉपर लग्स एंड सोल्डरिंग की हेल्प से, कॉपर लग्स एंड सोल्डरिंग की हेल्प से कम्यूटेटर में राइजर, कम्यूटेटर में राइजर पर कनेक्ट करते हैं, राइजर पर कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ये आर्मेचर में
ओपन ओपन टाइप स्लॉट्स का यूज करते हैं, ओपन टाइप स्लॉट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्लॉट्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, ओपन स्लॉट्स होती है, सेमी क्लोज्ड होती है और वोली क्लोज्ड होती है। तो इसमें कैसे स्लॉट्स का यूज करते हैं, ओपन टाइप स्लॉट्स का यूज इसमें किया जाता है। ठीक है, अब इसके सामने में यदि देखेंगे, ये जो लगा हुआ है इसको क्या बोलोगे, कम्यूटेटर। ठीक है, तो उसमें हेडिंग डाल लो कम्यूटेटर। तो जो कम्यूटेटर होता है, ये कम्यूटेटर किसका बनाया जाता है, तो ये बनाते हैं कॉपर को ट्रीटमेंट करके, हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो कॉपर को ट्रीटमेंट करके क्या करते हैं, उसको हार्ड करते हैं और हार्ड ड्रॉन कॉपर का ये कम्यूटेटर बनाया जाता है। ठीक है, अब कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, सबको पता है कि आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो कैसी होती है, एसी होती है। इस एसी वोल्टेज को आउटर सर्किट में डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है, तो ऑप्शन दिया होगा एसी करंट को डीसी करंट या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कम्यूटेटर का यूज करते हैं। बात समझ में आई। दूसरा, कम्यूटेटर कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो हमने पढ़ा अभी कि ये क्या करता है, फुल वेव मैकेनिकल क्या होता है, ये रेक्टिफायर होता है। तो फुल वेव मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह क्या करता है, ये वर्क करता है। ठीक है, अभी जो कम्यूटेटर होता है, इस कम्यूटेटर को कैसा बोलेंगे, ये कम्यूटेटर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा और कैसा होगा, ये इधर बनाते हैं इसको, तो सिलेंड्रिकल शेप में होगा और क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कम्यूटेटर है, यहां पे मान लीजिए अभी जो कम्यूटेटर होता है इसको क्या करेंगे, कई सेगमेंट्स में यानी कई टुकड़ों में क्या करोगे आप, इस प्रकार से इसको डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे किसके द्वारा, तो माइका के द्वारा। तो ये क्या है, यहाँ पे माइका है। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाए, इसके 4 सेगमेंट्स बनाए, 4 टुकड़े बना दिए इसके। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये माइका होती है, ये माइका कैसे यूज करते हैं, अंडर कट माइका। ठीक है, अंडर कट माइका यानी कि माइका जो है कम्यूटेटर की सरफेस से अंदर रहेगी। ठीक है, उसकी सरफेस के बराबर नहीं रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे अंडर कट माइका का यूज इसमें किया जाता है। क्योंकि माइका जो होती है वो ब्रिटल होती है, भंगुर होती है ना। यदि माइका उसकी सरफेस पे आएगी, कार्बन बस टकराएगा तो माइका क्या होगी, वहां पे ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो इसलिए इसको क्या यूज करते हैं, इसमें अंडर कट माइका इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या यूज करते हैं, यहाँ पे अंडर कट माइका का यूज करते हैं। तो माइका की जो डेप्थ होती है वो सरफेस से कितनी होती है, तो वो लगभग 1 to 1.5 mm होती है। तो माइका जो है वो डेप्थ कितनी होगी, सरफेस से 1 mm से 1.5 अंडरकट रहेगी वो। ठीक है, माइका की जो थिकनेस होती है वो थिकनेस कितनी होती है, तो ये जो थिकनेस इसकी होती है वो लगभग 0.5 mm के लगभग इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है माइका की। ठीक है, अब यहाँ पे कम्यूटेटर से हमने किसको कनेक्ट किया हुआ है, आर्मेचर कंडक्टर को। तो ये क्या है, यहाँ पे ये आर्मेचर कंडक्टर है, ये किससे कनेक्ट होते हैं, कम्यूटेटर से। तो ये क्या होगी, यहाँ पे आर्मेचर की कॉइल होगी ये। तो यहाँ पे ये क्या होगी, ये आर्मेचर की कॉइल है ये। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सेगमेंट्स है। आर्मेचर कॉइल कितनी है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्ट कॉइल किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स के इक्वल होती है। तो आर्मेचर कॉइल की जो संख्या है वो कम्यूटेटर सेगमेंट्स की संख्या के इक्वल होती है। आइए समझ में, उसको नोट कर लीजिए, उसको डायग्राम को बना लो, उसको हेडिंग डाल लेना कम्यूटेटर, है ना।
हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब इसमें लिखिए कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। यह आर्मेचर में इंड्यूस्ड एसी वोल्टेज को, यह आर्मेचर में इंड्यूस्ड एसी वोल्टेज को आउटर सर्किट में डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आउटर सर्किट में डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट के कम्यूटेटर फुल वेव मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। फुल वेव मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। लेट्स के कम्यूटेटर सेगमेंट्स की संख्या आर्मेचर कॉइल की संख्या के इक्वल होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल की संख्या के इक्वल होती है। नेक्स्ट के इसमें 1 mm से 1.5 mm 1 mm से 1.5 mm डेप्थ गहराई की अंडरकट माइका का यूज करते हैं। माइका की थिकनेस 0.5 mm होती है। माइका की थिकनेस 0.5 mm होती है। ठीक है, डालिए हेडिंग ब्रश। तो जो ब्रश होते हैं इनको कहां रखा जाता है, किस में रखा जाता है? होल्डर में, है ना। तो ब्रश के लिए क्या बनाया जाता है? होल्डर। होल्डर का मतलब क्या होता है? जो उसको पकड़ के रखता है ना। जैसे बल्ब को लगाते हो तो बल्ब को कौन पकड़ के रखता है? होल्डर। उसको क्या बोलते हैं? बल्ब का होल्डर है वो। तो वैसे ही ब्रश के लिए भी किसका यूज करते हैं? होल्डर का यूज करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रश होल्डर बोलते हैं। तो ऐसे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं ऐसा समझने के लिए सिर्फ, है ना। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है होल्डर, तो सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ पे ये अपने क्या होते हैं? कार्बन ब्रश होते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन ब्रश भी होते हैं, अदर टाइप्स के भी होते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी समझिए कि ये अपने क्या है? यहाँ पे ब्रश हैं। अब ब्रश जो होता है इसको जब बनाते हैं तो ब्रश को बनाते समय इसमें क्या आते हैं? कंडक्टर मटेरियल को एम्बेडेड करते हैं और एम्बेडेड करके इससे कंडक्टर मटेरियल बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर होगा, कॉपर कंडक्टर होगा, और इसके सामने क्या लगा होता है? यहाँ पे ऐसा लग्स लगा होता है। ठीक है, कनेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो ये ब्रश होता है, ये ब्रश किससे कनेक्ट होता है? तो ब्रश कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है, और कम्यूटेटर का जो शेप होता है वो कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कैसा होता है वो? सर्कुलर शेप में, है ना। उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है।
तो अपन देखेंगे कि जो ब्रश की सरफेस है वो ऐसी यूज कर पाएंगे क्या, अपन ऐसी यूज करनी पड़ेगी क्या, नहीं। तो ब्रश की सरफेस भी कैसी होनी चाहिए, ऐसा कर्वेचर के फॉर्म में होनी चाहिए जो कम्यूटेटर के साथ में प्रॉपर कांटेक्ट क्या कर सके, मेक कर सके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर की सॉरी ब्रश की सरफेस को इस प्रकार से कर्व के फॉर्म में बनाना क्या कहलाता है, बेडिंग ऑफ ब्रशेस, ठीक है। ब्रश को बेडिंग करना कहलाता है, ठीक है। ब्रश की क्या की जाती है, बेडिंग की जाती है। अब ये जो ब्रश होते हैं इनको ब्रश होल्डर में लगा दिए, ठीक है। और किससे कनेक्ट है ये, इसके नीचे में क्या है, यहाँ पे ये कम्यूटेटर है, ठीक है। हमने ब्रश को क्या कर दिया है, बेडिंग कर दी है उसकी, जिससे वो कम्यूटेटर के साथ में प्रॉपर कॉन्टेक्ट मेक करके रखेगा। अब ये जो ब्रश होता है, इस ब्रश पे होल्डर में क्या होगी, एक स्प्रिंग होगी। इस स्प्रिंग के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्योंकि कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य यदि प्रेशर कम होगा तो ये क्या करेगा, जंप करेगा, तो क्या होगी, स्पार्किंग होगी वहां पे, ठीक है। और यदि प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो ब्रश और कम्यूटेटर की सरफेस क्या होगी, जल्दी घिसेगी, ठीक है। कम्यूटेटर और ब्रश दोनों जल्दी खराब हो जाएंगे। तो प्रेशर ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही प्रेशर कम होना चाहिए। तो प्रेशर लगभग कितना होता है, 1.5 से 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग यहाँ पे इतना प्रेशर होता है, या किलोग्राम में बोलेंगे तो 0.9 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग क्या होता है, इसमें प्रेशर यहाँ पे होता है। 0.9 किलोग्राम पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग क्या होता है, इसमें प्रेशर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस पे हमने इतना प्रेशर क्या किया हुआ है, इसके ऊपर में अप्लाई किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रश होता है, जब इसको यूज करते हैं तो ब्रश क्या होता है, घिसता है ना। तो जब ब्रश कितना घिस जाएगा, 2/3 घिस जाएगा, कितना ब्रश बचा होगा, 1/3। तो इस ब्रश को क्या करेंगे, चेंज करके रिप्लेस करके दूसरा नया ब्रश लगाएंगे वहां पे, ठीक है। अब ये ब्रश का फंक्शन क्या होता है, तो कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करना और आउटर सर्किट में उसको फ्लो करना, ये एक फंक्शन होता है किसका, ब्रश का। इसके अलावा उसका कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कम्यूटेटर से क्या करता है, ये करंट को कलेक्ट करता है और आउटर सर्किट में उसको क्या करता है, वो फ्लो करता है। अब हम किस प्रकार के ब्रश का यहाँ पे यूज करेंगे, और कम्यूटेटर पर जो ब्रशेस होते हैं जब ये राइड कर रहे हैं, उसके ऊपर में रगड़ रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण कम्यूटेटर की सरफेस पे क्या बन जाता है, ग्रूव। कम्यूटेटर की सरफेस पे क्या बन जाएगा, ग्रूव, यानी समझते हो खांचा बन जाएगा। जैसे इस चौक को रगड़ेंगे ऐसा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में ग्रूव बन जाएगा, खांचा बन जाएगा। तो कम्यूटेटर तो लगातार घूम रहा है और ब्रश प्रेशर के साथ इसके पर है, तो दोनों के फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, कम्यूटेटर में ग्रूव बन जाएगा, खांचा बन जाएगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्रूव के फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए कि ये जल्दी ना बने, तो कम्यूटेटर पर जो ये कम्यूटेटर होता है, इस कम्यूटेटर पर जो ब्रश होते हैं उनकी पोलरिटी कैसी रखी जाती है, अल्टरनेट, एक प्लस माइनस कैसे ब्रश रखे जाते हैं, अल्टरनेट पोलरिटी में ब्रश को रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है, ग्रुप फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए, है ना। दूसरा यहाँ पे जो एक ब्रश होता है, एक कार्बन ब्रश है, वो उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, वो कितने कम्यूटेटर सेगमेंट्स को कवर करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 कम्यूटेटर सेगमेंट है ये। तो एक कार्बन ब्रश कितने, 2 या फिर 2 to 3 कम्यूटेटर सेगमेंट्स को क्या करता है, वो कवर करता है, ठीक है। तो इतनी उसकी क्या होती है, यहाँ पे विड्थ होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रश होता है, यदि हम कार्बन ब्रश का यूज करेंगे तो कार्बन का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कार्बन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सब जगह कार्बन ब्रश को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हाई करंट एंड लो वोल्टेज जनरेटर होते हैं, उनमें किसका यूज करते हैं, कॉपर ब्रश का यूज करेंगे। बात समझ में आई। तो हाई करंट कलेक्शन एंड लो वोल्टेज के जनरेटर होंगे, उसमें किसका यूज करेंगे, कॉपर ब्रश का यूज करेंगे। तो ईच कॉपर ब्रश लगभग कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो ये 0.39 वोल्ट क्या करता है, ड्रॉप करता है, ठीक है। यदि अपन देखेंगे कि मीडियम वोल्टेज जनरेटर है, तो मीडियम वोल्टेज जनरेटर में कौन से ब्रश का यूज करेंगे, तो इसमें ग्रेफाइट ब्रश का यूज करेंगे। तो ईच ग्रेफाइट ब्रश कितना 0.5 वोल्ट के लगभग क्या करता है, ड्रॉप करता है।
ठीक है। और जो हाई वोल्टेज जनरेटर होते हैं जिनमें वोल्टेज कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो इनमें किसका यूज करते हैं, कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। ठीक है। और इच कार्बन ब्रश कितनी वोल्टेज ड्रॉप करता है, 1 वोल्ट ड्रॉप करता है। तो किसी भी मशीन में मिनिमम कितने ब्रश यूज करने पड़ेंगे, दो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पे देखेंगे यदि कार्बन ब्रश यूज करोगे तो इस मशीन में कार्बन ब्रश के कारण मिनिमम 2 वोल्ट ड्रॉप होगी, ग्रेफाइट के कारण 1, और इसके कारण क्या होगा, कितनी हो जाएगी, 7.8 वोल्ट, 0.78 वोल्ट। ठीक है। तो उतनी वोल्ट इसके कारण ड्रॉप यहाँ पे होगी। समझ में आया इतना। ठीक है। तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिएगा, हेडिंग डाल लो ब्रश, उसमें लिखिए ब्रश को ब्रश होल्डर में रखकर उस पर स्प्रिंग द्वारा ये लिखिए 1.5 से 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट के ब्रश के बॉटम में स्मॉल कर्वेचर मेक करना, बनाना, बेडिंग ऑफ ब्रश कहलाता है। स्मॉल कर्वेचर मेक करना बेडिंग ऑफ ब्रश कहलाता है। नेक्स्ट की जब ब्रश 2/3 घिस जाता है, जब ब्रश 2/3 घिस जाता है तो उसे रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट के कम्यूटेटर पर ब्रश द्वारा ग्रूव फॉर्मेशन, कम्यूटेटर पर ब्रश द्वारा ग्रूव फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए ब्रश अल्टरनेट पोलैरिटी में लगाए जाते हैं या प्लेस्ड किए जाते हैं। ठीक है। तो ब्रश जो हैं अल्टरनेट पोलैरिटी में प्लेस्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईच कार्बन ब्रश या ईच ब्रश की विड्थ की चौड़ाई, ईच ब्रश की विड्थ चौड़ाई 2 to 3 कम्यूटेटर सेगमेंट्स, 2 से 3 कम्यूटेटर सेगमेंट के इक्वल होती है। 2 to 3 कम्यूटेटर सेगमेंट्स के इक्वल होती है। नेक्स्ट के हाई करंट एंड लो वोल्टेज जनरेटर में ये लिखिए कॉपर ब्रश
ठीक है। ईच कॉपर ब्रश कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा? 0.39। ये सब आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो कॉपर ब्रश जो है वो 0.39 वोल्ट ड्रॉप करता है ईच ब्रश। उसके बाद में ये लिखिएगा मीडियम वोल्टेज के लिए ग्रेफाइट, ईच ग्रेफाइट ब्रश 0.5 वोल्ट ड्रॉप करता है। हाई वोल्टेज जनरेटर में कार्बन ब्रश और ईच कार्बन ब्रश 1 वोल्ट ड्रॉप करता है। ठीक है, समझ में आया? तो आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी